हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया है जिसमें हम आईएएस इंटेंट के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपका पॉलिटी वाला सेक्शन को कवर करूंगा। तो आज हम लोग नवंबर मंथ के आईएएस इंटेंट के साथ आए हुए हैं। आईएएस इंटेंट हमारी मंथली मैगजीन जो यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए थॉरोली और कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है। उस पर्टिकुलर कड़ी में हम लोग नवंबर मंथ के आईएएस इंटेंट का डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे विद द पॉलिटी सेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी सेक्शन में हमारा इस पर्टिकुलर नवंबर महीने में कौन कौन से जो डायमेंशन है वो कवर हुए हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे ध्यान से, विच इज अबाउट द 9th शेड्यूल। ये हमारा जो टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए भी रहा था बिकॉज आप जानते हैं कि झारखंड ने जो रिजर्वेशन अपने यहाँ पर पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और इस रिजर्वेशन के तहत वो 77% रिजर्वेशन जो है वो अपने पर्टिकुलर झारखंड के लोगों को देना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज हैं उनके लिए। और इस रिजर्वेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो बिल्स लाए गए हैं झारखंड के द्वारा वो 9th शेड्यूल में डलते हैं कि नहीं। So now the whole discussion revolves around actually what is 9th शेड्यूल और क्यों इस बिल को 9th शेड्यूल में डालना है। हम लोग उस बात पर डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों बिल जो है वो आखिर है क्या, फिर हम लोग 9th शेड्यूल के डिस्कशन पर आएंगे। So if we see the Jharkhand Assembly has passed 2 bills, 2 बिल पास किए गए हैं जो तभी इफेक्टिव बन पाएंगे जब तक सेंटर इनको क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके कहाँ डाल दे, 9th शेड्यूल में। और ये दोनों बिल हैं। पहला बिल कहता है झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल, जो कि टोटल 60% करंट रिजर्वेशन को कहां तक लेकर जा रहा है, 77%। इन 77% रिजर्वेशन में जो ब्रेकअप आप देखेंगे वो ये है कि शेड्यूल कास्ट को मिलेगा 12%, ओबीसी को 27 से बढ़ाकर 27% दिया गया, 14% से बढ़ाकर। और अगर हम बात करें तो फिर 2% इंक्रीज किनके लिए किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% जो था वो प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज आल्सो बीइंग कंटिन्यूड। प्लस कुछ ऑफिशियल वहां के लोगों के रेसिडेंट के भी कुछ लोकल पर्संस के राइट्स भी यहाँ पर आपको लाए गए हैं दूसरे बिल में, जो कि बेसिकली कुछ लैंड रिकॉर्ड जो है वो 1932 के बेसिस पे प्रोवाइड कराएगा, जो कि अभी फिलहाल 1985 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग किया जाता था। सो इन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, बट द मेन प्रोविजन इज the reservation which has been extended from 60% to 77%। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा समझना है अबाउट 9th शेड्यूल। सो हम लोग 9th शेड्यूल को समझेंगे इस तरह से कि आखिर ये 9th शेड्यूल है क्या और क्यों इसको, इन बिल्स को 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो ये इफेक्टिव हो जाएंगे, और क्यों 9th शेड्यूल में डालना जरूरी है, इस बात को हम लोग समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर हमारे सामने एज अ न्यूली बॉर्न कंट्री देयर वर सर्टेन चैलेंजेस। उनमें से एक चैलेंज था कि कैसे लैंड, प्रॉपर्टी, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि डीपीएसपी में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर ट्राइंग टू अचीव सर्टेन एंड्स ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे कि एक प्रोविजन हमारा 39B कहता है कि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो ताकि कॉमन गुड सर्व हो सके। 39C कहता है कि स्टेट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम करेगी, कि ताकि कुछ ही हाथों में जो मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ है वो ना रहे। इन सारे प्रिवेंशन, इन सारे बेसिस पे बेसिकली लॉज लाए जा रहे थे। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ लैंड रिफॉर्म्स के कानून आते थे, हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाती थी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो इन सारे पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को लाने के पीछे पर्पस और मैंडेट डीपीएसपी का था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये इंप्लीमेंट तो डीपीएसपी को कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोविजंस वे आर वायलेटिंग सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे मान लीजिए कि लैंड रिफॉर्म्स के जो कानून आएंगे, जैसे सीलिंग एक्ट, कि इतने से ज्यादा जमीन कोई जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं रख सकते हो। तो इस केस में अगर आप किसी की लैंड को अक्वायर करोगे तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होगा, विच वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। और लोग सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे, तो एक टसल आया कि क्या डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट को बचाना है तो किसको बचाएगा। और तो सुप्रीम कोर्ट का चंपकम दोराईराजन केस में एक फैसला आया जो कि ऑब्वियस बताया गया कि चूंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल के साथ साथ गारंटीड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड
and DPSPs have to run in subordination to the fundamental rights. And therefore, क्योंकि सिंपल कानून से और आर्टिकल 13 भी इस चीज को रोकता है कि ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को आपको वायलेट करता हो. सो फॉर दैट पर्पस पार्लियामेंट हैड टू टेक अनदर रूट एंड दे ब्रॉट द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. और इससे पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया. So Article 31A talks about कि there will be certain laws जो कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए जाएंगे तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाएंगे कि दे आर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 31. यानी कि अगर ऐसे कोई कानून आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के स्टेट को अक्वायर किया जा रहा है, किसी के पर्टिकुलर माइनिंग लाइसेंस या लीज को मॉडिफाई किया जा रहा है, इस तरह के पर्टिकुलर कुछ कानून अगर आते हैं so they cannot be challenged in court on the ground that it violates Article 14, 19 and 31. So the purpose was to make these particular laws immune from the judicial scrutiny. क्योंकि इसके पहले चंपकम दोराई राजन में यही बोला गया. Similarly, 31B and 9 schedule provided, 31B में ये लिखा गया कि अगर कोई कानून इनैक्ट करने के बाद 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, if any law is being placed under 9 schedule, then it will be immune from judicial review. इसका judicial review नहीं हो सकता और ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता on the grounds of violation of any of the fundamental rights. तो लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए जो एक्ट थे उनको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के पर्पस से ये तीनों चीज ऐड किए गए. सो 9 शेड्यूल जो ऐड किया गया उसका पर्पस क्या है कि जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना है कुछ लॉज को जो कहीं ना कहीं हमारे लैंड रिफॉर्म्स और रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम किए जा रहे थे. नाउ एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कंटिन्यूड और जब 9 शेड्यूल के अंदर बहुत सारे एक्ट्स डाले लगे गए, इन बिटवीन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जजमेंट आया, द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन को निकाला जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. And when we talk about basic structure, so it is not either defined or provided under the Constitution, but as per Supreme Court, it contains those basic features and elements on which the foundation of Constitution is based. So that cannot be violated under any circumstance. Now, talking about 9 schedule, till the you can say on the date of Keshwarananda Bharati judgment, there were only around odd 66 acts which were placed under 9th schedule. 66 acts से ज्यादा नहीं थे कहां पर 9th schedule में on the day of केशवानंद भारती judgment. Whereas जब हम बात करते हैं इसकी current times में, so more than 280, so 281 or somewhere it is written 283 to 84 acts have been placed under 9th schedule and these acts are not only related to land reform. ये सिर्फ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं थे, इसके अंदर और भी चीजें थी, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी, तमिलनाडु का रिजर्वेशन पॉलिसी. देयर आर सर्टेन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो कि लाकर कहां डाल दिया जा रहा था 9th शेड्यूल में, जस्ट टू एस्केप द जुडिशियल स्क्रूटिनी. इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि 9th शेड्यूल का मिसयूज स्टार्ट हो गया. अब इस मिसयूज को रोकने के लिए द 9th शेड्यूल वाज चैलेंज इन IR कोयलो केस. किस केस में चैलेंज किया गया? IR कोयलो केस 2007. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन बनाया, 9th शेड्यूल को लेकर एक डिस्टिंक्शन बनाया गया. और उस डिस्टिंक्शन की अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती जजमेंट आया और जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, इस डेट के बाद, दैट मीन्स आफ्टर दिस डेट और ऑन और आफ्टर इस डेट को या फिर इस डेट से बाद अगर कोई कानून 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, then it is not completely immune from judicial review. ये क्या रहेगा? Partially immune रहेगा. That means कि it can be challenged in court on the grounds of violation of basic structure. तो partial immunity है, सिर्फ एक ग्राउंड पे चैलेंज हो सकता है, that it cannot violate the basic structure. और इस डेट के पहले जितने कानून इसके अंदर थे, कोर्ट आस्क्ड देम टू आप खुद ही इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लो ताकि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करे, बिकॉज वी आर अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग.
सो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जिस दिन जो फैसला या जो डॉक्ट्रिन लाया गया है वो उस दिन और उसके आगे ही अप्लाई होगा, उसके पीछे नहीं होगा। इसलिए 9th शेड्यूल के अंदर इस डेट और इसके बाद के डेट को जो भी कानून डाले गए they are only partially immune and they can be challenged on the grounds of violation of basic structure। तो यही अब क्वेश्चन हमारा सामने आता है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टू बिल्स कि अगर ये 9th शेड्यूल में जाएगा तो डेफिनेटली जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाएगा, बट ओनली पार्शियली। एंड इफ सुप्रीम कोर्ट अग्रीज or you can say when it is challenged it says that 50% reservation bracket। सपोज अभी EWS वाले फैसले में उन्होंने ये बात मानने से मना कर दिया है कि 50% रूल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट सपोज इफ इट इज सेड या इट इज upheld that 50% bracket will be a part of basic structure in some judgment, then even these two laws or you can say even this law it will not be immune from the judicial scrutiny और इस लॉ को भी 9th शेड्यूल में रहने के बावजूद भी चैलेंज किया जा सकता है। बट फॉर द करंट टाइम बीइंग इफ पार्लियामेंट प्लेसेस दीज टू बिल्स अंडर 9th शेड्यूल देन इट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और यही पूरा डिटेल में आपको इस एडिटोरियल में समझाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि व्हाट वाज द नीड टू इंक्लूड 9th शेड्यूल, तो आप जानते हैं जो मैंने आपको अभी नीड बताया दैट इज वाज टू अचीव सर्टेन डायमेंशन और यू कैन सी एस्पिरेशंस व्हिच वाज प्रोवाइडेड इन डीपीएसपी। एक नेली बॉर्न कंट्री के लिए एक वेलफेयर स्टेट के नाते देयर आर सर्टेन फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, और उन चीजों को अचीव करने के लिए हम लोग को 9th शेड्यूल जैसा चीज लाने की जरूरत थी। ओरिजिन हमने देखा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ऑब्जेक्टिव तो आप जानते हैं किन कुछ लॉज को बचाने के लिए जो कि वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज ना हो सके, कहां पर, कोर्ट के अंदर। एंड करंट स्टेटस की बात करें तो इसके अंदर अभी 284 के आसपास कानून है, और जो कानून की हम बात करते हैं विच आर इम्यून, बट कौन से इम्यून है, सिर्फ कंप्लीटली जो केशवानंद भारती जजमेंट के पहले डाले गए हैं। अभी वाले अभी पार्शियली इम्यून है, हम लोग समझेंगे इसके बारे में। सो दीज आर द प्रोविजन 31A में जो मैंने आपको बोला कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉज अगर बनता है तो वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा ऑन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31। तो वो 5 कंडीशंस ये दिए गए हैं, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट, एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर माइनिंग लीज और लाइसेंस का मॉडिफिकेशन। प्लस हम लोग अगर बात करते हैं आर्टिकल 31B जो मैंने आपको बताया, इट प्रोटेक्ट्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो कहां इंक्लूडेड है 9th शेड्यूल में फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ताकि वो वायलेट ना हो सके, ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड को वायलेशन के नाम पर चैलेंज ना हो सके। और इसी के तहत 9th शेड्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इन दिस IR कोयलो केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल can be challenged on the ground of violating the basic structure of the constitution, but laws placed under 9th schedule after 24th April are only can be challenged, not all laws which are placed before 24th April 1973। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। तो अगर झारखंड के ये दोनों बिल्स पार्लियामेंट अमेंड करके, क्योंकि 9th शेड्यूल में डालना है तो अमेंडमेंट चाहिए आर्टिकल 368 का, और उस अमेंडमेंट के थ्रू अगर इन लॉज को डाला जाएगा then definitely it will be immune from judicial review अभी तक के लिए। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर 50% ब्रैकेट को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया जाएगा then it can be challenged। ठीक है। Now the second article talks about the EWS reservation। So if we talk about the 103rd amendment 2019, तो उसमें इस अमेंडमेंट एक्ट से 10% रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है और दिया गया है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए जिनको बोला गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। और इसके तहत आर्टिकल 15 और 16 दोनों में छठा क्लॉज ऐड किया गया, और इसमें लिखा गया कि जितने भी लोग अभी किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में कवर्ड नहीं हैं, उनमें से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सिटीजन्स हैं उनके लिए स्टेट मैक्सिमम 10% तक का रिजर्वेशन और प्रोवाइड कर सकता है। सो ये रिजर्वेशन एडमिशन में भी है, जॉब्स में भी है, EWS के लिए। और उसमें नीचे लिखा हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और सेक्शन क्लॉज 6 में कि EWS डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया जो होगा फैमिली इनकम के साथ साथ भी कुछ होगा जो स्टेट बताएगी, जैसे कि इतना पर्टिकुलर स्क्वायर यार्ड से ज्यादा प्लॉट, और हम लोग बात करते हैं घर जो है इससे स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो सब क्राइटेरिया की बात हम लोग करते हैं EWS के लिए। नाउ ये 10% रिजर्वेशन इसलिए चैलेंज किया गया कोर्ट में, बेसिकली देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिन ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया। सबसे पहले ग्राउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा पहला ग्राउंड कहता है कि जो
इंदिरा साहनी केस यानी मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। मंडल केस या इंदिरा साहनी केस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या बोला गया था कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन इट कैन नॉट एक्सीड 50%, कि ओवरऑल रिजर्वेशन कैन नॉट यू कैन से एक्सीड व्हाट 50%, टोटल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी में 2 चेंजेस किए थे, जब ओबीसी के अंदर पुअरर सेक्शन को आइडेंटिफाई कराया गया था जैसे कि यानी कि क्रीमी लेयर, और दूसरा कि जो हायर कास्ट के पुअर लोग थे यानी गरीब लोग थे उनके लिए 10% रिजर्वेशन जब दिया गया था, तो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, सो देयरफॉर रिजर्वेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो जब ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया तो ये कोर्ट में चैलेंज किया गया कि पहला तो ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया जा रहा है, दैट इज नॉट अलाउड, दूसरा 50% रूल का वायलेशन हो रहा है, और तीसरा कि आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी इकोनॉमी को ग्राउंड जब माना तो आपने जो बाकी हमारे कैटेगराइजेशन ऑलरेडी थी, एससी, एसटी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और हम बात करते हैं ओबीसी, जो अलग से हमारे जो भी क्राइटेरियाज हैं, इनको आपने फिर इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया को क्यों नहीं ऐड करा, इनको ईडब्ल्यूएस के सेक्शन में क्यों नहीं रखा गया, क्यों आपने कहा कि जो ऑलरेडी कवर्ड नहीं है बस वही। सो इन पर्टिकुलर चीजों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। नाउ द 5 जज बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो ऑब्वियसली 5 जज बैठेंगे कम से कम, तो 5 जज बेंच में जो फैसला आया है वो 3:2 पे आया है, और 3 लोगों के अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाइड है। 50% रूल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी जजमेंट है उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 46 में एक वर्ड यूज किया गया है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स कि आप इकोनॉमी को भी क्राइटेरिया बना सकते हो, बिकॉज एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टेट वीकर सेक्शन के जो है लोगों के लिए कुछ कुछ प्रोविजंस ला सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। और तीसरा कि जो ऑलरेडी हमारे कवर्ड रिजर्व कैटेगरीज के थ्रू हैं, they do not need additional support from EWS because reservation is something just to uplift someone। यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का एम क्या है। The aim of reservation policy is to take people out from the backwardness, but the reverse migration tendency you can say, जो कि लोगों के अंदर है कि हम वापस से बैकवर्ड कहलाएं, that will somewhere dilute the aim or objective of reservation policy। So कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट पे कह दिया कि तीनों अलाउड है, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और एनीथिंग, सो इसको अपहेल्ड कर दिया गया है। लेकिन जो माइनॉरिटी जजेस हैं उनका जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि 50% से ज्यादा अगर रूल आप ला रहे हो तो मंडल केस को ओवरटूल किया आपने, और दूसरा कि ये एफिशिएंसी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है बट एफिशिएंसी का क्या। दूसरा इनका आर्गुमेंट है कि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसका तो कोई बेसिस है ही नहीं, और अगर देते भी हैं तो फिर इसमें जो बाकी हमारे जो कैटेगरीज थे ये वाले, इनको एक्सक्लूड करना, इट इज समथिंग व्हिच इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड इक्वालिटी। सो ये उनका डायमेंशन। जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, सो अ मेजॉरिटी ऑफ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट है, जिसने 10% रिजर्वेशन दिया किनको, ईडब्ल्यूएस को। और आप जानते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट के रूप में आपने ये इनेबलिंग प्रोविजन है जो स्टेट देती है आपको, और इनका बैकिंग आपको मिलता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से। जब हम 15 की बात करते हैं तो रिजर्वेशन इन एडमिशन, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 16 इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स। इसी में दोनों में क्लॉजेस ऐड किए गए फॉर द ईडब्ल्यूएस सेक्शन। और हम लोग जब बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो इसका आइडेंटिफिकेशन मंडल कमीशन से हुआ है। मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि टोटल 3743 कास्ट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और उनके लिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन उनको देना चाहिए। फिलहाल SC ST के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस में भले मना कर दिया था बट द 77th अमेंडमेंट एक्ट से इसको अलाउ किया गया। और नागराज केस और जर्नैल सिंह केस की जब आप बात करते हैं तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे किस चीज को, कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। जर्नैल सिंह केस में भी कहा और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप जरूर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, किसमें, इवन SCs एंड STs में। ठीक है, ये तो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी हुआ।
लेकिन जो हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो चैलेंज था वो क्या क्या था। सो इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरा अपलिफ्टमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी और ब्रिजेस कोटा सीलिंग 50% का वायलेशन। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किस चीज को क्राइटेरिया में यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। प्लस डिस्क्रिमिनेटरी कि आपने जब ये क्राइटेरिया लाया भी तो आप क्यों SC ST OBC को इससे अलग कर दिए, ठीक है। ये ग्राउंड से जिनके ग्राउंड पे ये चैलेंज हुआ। नाउ इन जजमेंट की अगर बात करेंगे तो फेवर में जो 3 लोगों ने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये न्यू रिजर्वेशन जो है वो प्रियम्बल का जो गोल है दैट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके फर्दरेंस में है। प्लस आर्टिकल 46 बात करता है कि 46 में किसका इंटरेस्ट, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो अदर वीकर सेक्शन में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाओगे ना, तो ये जस्टिफाइड है। प्लस ट्रीटिंग ईडब्ल्यूएस एज सेपरेट क्लास, इन्होंने क्यों बोला कि अलग रखना जस्टिफिएबल है, बिकॉज इट वुड बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और बाकी लोगों से मतलब सोसाइटी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आप अलग कर रहे हो, तो आर्टिकल 14 के डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर ये टेस्ट को पास कर जा रहा है, एंड इसीलिए इनका ट्रीटमेंट अलग करना जरूरी है। एंड देन सिंपल यहाँ पर हम लोग बात समझते हैं कि 50% कोटा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बोला गया है, तो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को 3 जजेस ने ऐसे सम अप किया। एंड जब हम अगेंस्ट की बात करेंगे तो अगेंस्ट में इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया दैट इज पर से नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया वायलेटिव नहीं माना जाएगा क्योंकि आप 46 में एक जगह मेंशन कर रहे हो, लेकिन इनमें से इनको एक्सक्लूड करना बाकी कैटेगरीज को, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन 15(6) और 16(6) वही इक्वालिटी कोड के ग्राउंड पे इनको वायलेट कर दिया इन लोगों ने, ईडब्ल्यूएस वाला। और लास्ट इसकी 50% जो ब्रीच है, ये एक तरह से क्या हो जाएगा कि ये एक लोगों के अंदर आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी में जाने के लिए लोगों को और ज्यादा ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मोटिवेट कर देगा। दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग, बिकॉज रिजर्वेशन क्या है, एक मीन्स है, एंड नहीं है। ये मीन्स है आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन लोग इसको एंड की तरह कंसीडर करने लगेंगे जब आप इसको एज अ राइट प्रोवाइड करने लगोगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पर्टिकुलर रीड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। और अगर मैं इससे आपको बताऊं कि कुछ मीन्स का डायमेंशन हमारा अगर बन सकता है, तो देयर कैन बी 2 क्वेश्चन। एक तो यूपीएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है कि व्हाट वाज हेल्ड इन IR कोयलो केस, तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है अबाउट क्रिटिकली एनालाइज द 9th शेड्यूल विद अ स्पेशल रेफरेंस टू IR कोयलो केस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। और दूसरा पूछ सकता है बिकॉज देयर आर 2 जजेस हु हैव गिवन माइनॉरिटी जजमेंट और नेगेटिव ओपिनियन, देन इट कैन बी आस्क्ड दैट क्रिटिकली एनालाइज और एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के पूरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पहले समझाना है, देन हाउ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी व्यू डिफर्ड, आप उनको जस्टिफाई करेंगे, देन यू विल कंक्लूड। बिकॉज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी में इसको अपहेल्ड किया, तो आप भी उसी एंड पे कंक्लूड करेंगे और बोलेंगे कि हाँ डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 46 एंड द गोल्स ऑफ प्रीएम्बल आर देयर इन सपोर्ट और बैकिंग ऑफ दीज गोल्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स का डिस्कशन समझ में आया होगा पॉलिटी का। हम लोग नवंबर के ही IAS एंड में आगे भी पॉलिटी के कुछ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।